मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा दिखता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली उनको लगता, मन नहीं करता इस चैप्टर को पढ़ने का। पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आई ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँ, तो आपको थोड़ा सा चैप्टर में मजा आएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम जब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली कौन से टाइम पीरियड की, कौन से रूलर्स और कौन से डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं और उसका कैपिटल क्या था। तो हम जब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526, यानी 1206 से लेकर 1526 के बीच का जो ये पीरियड है, जो समय है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का एज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, या फिर पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत जो नाम है, उसमें समझ में आ रहा है कि दिल्ली की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी इस सल्तनत में, इस समय में, और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिल्ली जो है इस सल्तनत का कैपिटल था, जो यहाँ पे सुल्तान रूल करते थे। और जो यहाँ पे सुल्तान रूल करते थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट उन्होंने कॉन्कर कर रखा था, जीत रखा था, जीत चुके थे वो लोग। ठीक है, अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो टोटल 5 डायनेस्टीज थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। हम हर एक 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट की सैयद और लोडेड डायनेस्टी है, वहाँ इसके बारे में कम इंफॉर्मेशन है, बट इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, खासतौर पे खिलजी और तुगलक डायनेस्टी। ओके, तो सबके टाइम पीरियड्स लिखे हुए हैं। आई डोंट थिंक मुझे आपको पढ़ के एक बार बताने की जरूरत है। एक बार ये ध्यान रखो कौन कौन से नाम है आपको पता होने चाहिए। स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड दी लोडी डायनेस्टी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट। अब देखो, जो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको हम कहते हैं स्लेव्स। नाम से पता चल रहा है स्लेव डायनेस्टी को रूल कौन करते थे? स्लेव्स रूल करते थे। और इनका दूसरा नाम था मामलुक सुल्तान्स। ठीक है, स्लेव्स तो आपको स्पेलिंग पता होगी, मामलुक सुल्तान की स्पेलिंग ध्यान देना जब लिख रहे होगे। ठीक है, अब मामलुक जो है अरबिक में उसका मीनिंग होता है ओन्ड, यानी खरीदा हुआ, या जिसपे कोई और रूल कर रहा हो, किसी और की ओनरशिप हो। इल्तुतमिश और बाल्बन जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने नाम सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक स्लेव था मोहम्मद घोरी का। मोहम्मद घोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन के ऐबक के जो स्लेव्स थे वो थे इल्तुतमिश और बाल्बन, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो वेरी क्विकली आई टेल यू अगेन। जो मोहम्मद घोरी था, उसका एक स्लेव था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इसका स्लेव था, किसका? मोहम्मद घोरी का। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 स्लेव्स और थे। कौन कौन से? इल्तुतमिश और बाल्बन। इल्तुतमिश एंड बाल्बन। ठीक है, now moving forward, I think I've covered everything on the slide. Yes, next that we have is कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसने रूल किया था 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन पहला रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। मोहम्मद घोरी उसको छोड़ के गया था, जो भी टेरिटरीज उसने इंडिया में कॉन्कर करी थी उसका इंचार्ज बनाकर गया था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी के डेथ के बाद ऐबक जो है एक इंडिपेंडेंट रूलर, यानी खुद से ही उसने एक रूलर बन गया और किसी की भी ओनरशिप उसने मानना छोड़ दी। पहले उसका ओनरशिप कौन था? मोहम्मद घोरी था, क्योंकि वो इंचार्ज बना के छोड़ गया था, तो एक एक्चुअली हेड टाइप था। बट आफ्टर घोरीज डेथ ऐबक बिगैन टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। ठीक है, वो एक काइंड हार्टेड और जेनरस इंसान था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक काइंड हार्टेड, मतलब दिल का अच्छा था, और जेनरस यानी काइंड इंसान था। इतना ज्यादा ये काइंड था कि ये बहुत ज्यादा अपनी जो वेल्थ है वो खैरात यानी चैरिटी में दे दिया, दान दक्षिणा में दे दिया था। और इस वजह से इसको एक टाइटल दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो है लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख्स। ये गिव रीजन में आ जाता है कभी कभी, मैंने एग्जाम्स में आते हुए देखा है गिव रीजन में, कि व्हाई कुतुबुद्दीन ऐबक वाज कॉल्ड द लाख बख्श और द गिवर ऑफ लाख्स, बिकॉज ही गेव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ इन चैरिटी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने एक मॉस्क बनवाई थी, कुव्वतुल उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली।
कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट कराई थी। मोर टू नो कुतुब मीनार के बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, सो विल स्टडी दैट। कुतुब मीनार द मोस्ट मैजेस्टिक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, अबाउट 379 स्टेप्स हैं ऊपर जाते वक्त, ठीक है। Now we come to शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था, उसका पूरा नाम है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इन्होंने रूल किया था 1211 से 1236 तक, 1211 to 1236। कुतुबुद्दीन को सक्सीड किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। ऑल द फाउंडेशन किसने ले डाउन करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट स्टिल इल्तुतमिश को फाउंडर कहते हैं। रियल फाउंडर के कौन कौन से? लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली को, ठीक है ना। पहले कैपिटल था लाहौर, पर शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने कैपिटल दिल्ली बना दिया था। अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया था। जो भी रेबेलियस नोबल्स थे और राजपूत चीफ, यानी जो उसके बगावत टाइप कर रहे थे, मतलब उसके अगेंस्ट जा सकते थे या जिनकी नेचर में था अगेंस्ट जाना, उनको कंसोलिडेट कर दिया। अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए उनको सप्रेस कर दिया। जो रूलर ऑफ पर्शिया थे, एक वक्त में क्या हुआ, जब ये रूलर थे, जब शम्सुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को रूल कर रहे थे, तब एक जो रूलर ऑफ पर्शिया थे, उनके पीछे एक मंगोल चीफ चेंगिस खान उनको चेस कर रहे थे, रूलर ऑफ पर्शिया को। और जो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश है, इन्होंने रूलर ऑफ पर्शिया को शेल्टर देने से मना कर दिया था। इससे इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर अपनी सल्तनत का बचा दिया था मंगोल इन्वेजन से, क्योंकि अगर ये रूलर ऑफ पर्शिया को शेल्टर दे देते, मतलब अपने एम्पायर में अपनी जो जगह थी, लैंड थी, वहाँ पे रहने की अगर परमिशन दे देते, तो मंगोल इन्वेजन हो जाता उनके अपनी सल्तनत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में। तो इन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी सल्तनत को अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन्स। बंगाल में ईस्ट में बंगाल तक अपना एम्पायर को इन्होंने एक्सपैंड किया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर दिया और कॉइन्स गोल्ड और सिल्वर के बनाने लगे। इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार कंप्लीट किया। इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस काबिल नहीं समझा, इतना केपेबल नहीं समझा कि उसका सक्सेसर बन पाए। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान बनाने का फैसला किया, डिसीजन किया। जो नोबल्स थे वो इस चॉइस से खुश नहीं थे कि उनको अब एक कोई वुमेन रूल करेगी। तो ऐसा हुआ कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद नोबल्स जो थे, उन्होंने इल्तुतमिश का एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को थ्रोन पे बैठा दिया। रुकनुद्दीन ने प्रूव किया कि वो एक इनकेपेबल रूलर है, वो अच्छे से रूल नहीं कर पाएगा एम्पायर को। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद रजिया जो थी, रजिया सुल्तान बन गई, रूलर बन गई दिल्ली सल्तनत की, विद द सपोर्ट ऑफ दी पीपल ऑफ द सिटी। जो शहर के लोग थे उनके सपोर्ट से। ओके, अब मोर टू नो का एक बात है, जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था कि जिनके साथ भी कुछ गलत हुआ है, जिन लोगों के साथ भी उनके एम्पायर में कुछ गलत हुआ है, वो उनके कोर्ट में लाल रंग के कपड़े पहनकर आए, और इस तरह से वो इमीडिएटली स्पॉट कर लेंगे कि हाँ इस इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है, और सबसे पहले उनका जो केस है वो सुनेंगे। अगर हम आगे बात करें रजिया सुल्तान की, इनका रेन रहा सिर्फ 4 साल का, छोटा रेन था बट इवेंटफुल था, यानी इन्होंने अपने रेन में बहुत ज्यादा काम किया है फॉर द वेलबीइंग ऑफ द पीपल एंड फॉर द एम्पायर, फॉर द सल्तनत। 1236 to 1240 इन्होंने प्रूव किया कि ये एक काबिल और एबल रूलर हैं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने आर्मी को सामने से लीड किया, ठीक है। इन्होंने वेलफेयर मेजर्स लिए। कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स? ये थर्ड पॉइंट है। कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स? ए, बिल्डिंग रोड्स, बी, सेटिंग अप डार्क चौकीज एंड और पोस्टल स्टेशंस, ठीक है। डार्क चौकीज और पोस्टल स्टेशन सेम चीज है। नाउ जो नोबल्स थे वो उनका अपोजिशन करते थे रजिया सुल्तान का, क्योंकि उनको एक वुमेन से, एक औरत से ऑर्डर्स लेना नहीं पसंद था। उस बात से उनको नफरत होती थी, चिढ़ मचती थी, ठीक है।
तो ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया, नोबल्स हाउएवर अपोज्ड हर, इसका ये रीजन आपको पता होना चाहिए। क्या क्या काम किया वो उन्होंने, खुद को कैसे एबल रूलर प्रूव किया वो मैंने आपको बता दिया। एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑर्डर, लेड द आर्मी फ्रॉम द फ्रंट, और थर्ड पॉइंट अंडरटुक वेलफेयर मेजर्स। वेलफेयर मेजर्स कौन से रहे वो भी मैंने आपको बताया, बिल्डिंग रोड्स एंड सेटिंग अप डार्क चौकी और पोस्टल स्टेशंस। रजिया ने नोबल्स को फर्दर नाराज करा, अपसेट कर दिया जब उन्होंने उनकी पावर को रिड्यूस करना चाहा। और कैसे रिड्यूस करा उन्होंने, कोई उनको डिसीजन लेना है तो नोबल्स को कंसल्ट करे बगैर ही डिसीजन ले लिया। जो नोबल्स है वो एक साथ मिल गए, यूनाइट हो गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और इस वजह से वो डिपोज हो गए 1240 में, और बहुत जल्दी फिर उनकी डेथ भी हो गई। 1240 से 1266 का जो पीरियड था, 1240 से 1266 का जो पीरियड था, उसमें रजिया की डेथ हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद बालबन का जब तक एक्सेशन हुआ तब तक बहुत सारे रूलर्स थ्रोन पर आए। इनमें से नसीरुद्दीन मोहम्मद अनदर रूलर थे इल्तुतमिश के, और इन्होंने रूल किया 1246 से 1266 तक। और ये एक पपेट थे इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल रूलर। मतलब ये एक, मतलब बस एक क्या कहते हैं, पपेट टाइप थे। इन्होंने खुद भी अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो पावरफुल नोबल्स कहते गए वो ये करते गए। घियासुद्दीन बालबन, इन्होंने रूल किया 1266 से 1286 तक। बालबन जो थे ये स्लेव डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर थे। इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोबल रह चुके थे इल्तुतमिश के समय से। तो सोचो ये इतने पुराने थे और अब जाके ये रूलर बने थे इल्तुतमिश की रेन के बाद। और ये रियल पावर थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे। नसीरुद्दीन के डेथ के बाद बालबन ने थ्रोन को, जो राजगद्दी थी उसको असेंड करा, और इन्होंने सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए। कुछ स्टेप्स 1266 तक। और ये एक पपेट थे इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल रूलर। मतलब ये एक, मतलब बस एक क्या कहते हैं, पपेट टाइप थे। इन्होंने खुद भी अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो पावरफुल नोबल्स कहते गए वो ये करते गए। घियासुद्दीन बालबन, इन्होंने रूल किया 1266 से 1286 तक। बालबन जो थे ये स्लेव डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर थे। इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोबल रह चुके थे इल्तुतमिश के समय से। तो सोचो ये इतने पुराने थे और अब जाके ये रूलर बने थे इल्तुतमिश की रेन के बाद। और ये रियल पावर थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे। नसीरुद्दीन के डेथ के बाद बालबन ने थ्रोन को, जो राजगद्दी थी उसको असेंड करा, और इन्होंने नोबल रह चुके थे इल्तुतमिश के समय से। तो सोचो ये इतने पुराने थे और अब जाके ये रूलर बने थे इल्तुतमिश की रेन के बाद। और ये रियल पावर थे नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे। नसीरुद्दीन के डेथ के बाद बालबन ने थ्रोन को, जो राजगद्दी थी उसको असेंड करा, और इन्होंने सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए। कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको एटलीस्ट ट्राई लर्निंग 4 ऑफ देम, ठीक है। He reorganized and strengthened the army. आर्मी को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया और उसको और मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइज हो गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्मी हो गया। फिर इन्होंने लोकल रूलर्स के अगेंस्ट फाइट किया और उनमें से काफी लोगों को हरा भी दिया। जो नोबल्स की पावर है उनको क्रश कर दिया, ताकि वो दोबारा रिवोल्ट करके इसको भी डिपोज ना करा दे, ठीक है। क्योंकि नोबल्स एक बार इकट्ठे हो गए थे तो उन्होंने रजिया सुल्तान को डिपोज करवा दिया था। नोबल्स ने यूनाइट होकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को रूलर बना दिया था, यूनाइट होकर नसीरुद्दीन को बना दिया था रूलर, तो और रिवोल्ट हो गया था काफी ज्यादा। तो इस सब चीजों से बचने के लिए उन्होंने नोबल्स की जो पावर है उसको क्रश कर दिया था, ताकि आगे फिर रिवोल्ट ना हो पाए। जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनको अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल रेड से फोर्टिफाई कर, यानी फोर्टिफिकेशंस बिल्ड करे थे, ठीक है। इन्होंने नए फोर्ट्स को बनाया और जो पुराने फोर्ट्स थे उनको रिपेयर किया। ये भी एक सॉर्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन ही था। बालबन ने पावर और प्रेस्टीज जो थी मोनार्की की उसको रीस्टोर कर दिया। बालबन का मानना था कि जो सल्तनत की सुल्तान की पावर थी वो एब्सोल्यूट थी और कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता था। इन्होंने पर्शियन कस्टम इंट्रोड्यूस करे, एक सिजदा का और एक था पैबोस, ऑल्सो नोन एज जमीन बोस। पीपल ने, जो लोग थे उन्होंने इसके अगेंस्ट रिजेंट किया, रीजन बीइंग